फिजिक्स सेमेस्टर 2 के नए सिलेबस के हिसाब से मेजर सब्जेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के चैप्टर्स में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स और इसके सारे प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, फिर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट के टॉपिक को क्लियर करेंगे एंड देन उसके बाद लास्ट में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज के सारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली सारे चैप्टर्स को और थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि 12th क्लास में सभी ने पढ़ा होगा कि द स्पेस एंड द रीजन अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिससे करंट फ्लो हो रहा है, देन इट इन्फ्लुएंस कैन बी फील्ड बाय द मैग्नेटिक नीडल इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। मतलब देखा गया कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट फ्लो होता है और उसके नियर मैग्नेटिक निडल को प्लेस किया जाता है तो मैग्नेटिक निडल्स में डिफ्लेक्शन होता है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम लोग तभी जानते हैं कि मैग्नेटिक निडल्स में डिफ्लेक्शन तभी होगा जब वो किसी अनदर मैग्नेट्स के चारों ओर या उसके इन्फ्लुएंस में हुआ है। दैट मीन्स कि जो कंडक्टर है जिससे मेरा करंट फ्लो हो रहा है उसमें क्या है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ये इसी से हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रॉपर्टीज है और मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हुआ, जिसे हम लोग कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ्टेन कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मतलब अलग अलग ये नाम है। कभी कभी इसे मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं या मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फैक्टर भी कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो वेक्टर बी से, मैंने ये वेक्टर वी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और जनरली इसको हम लोग कहते हैं टेस्ला। टेस्ला से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसा ही सिस्टम हो गया। सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट जो है वो है गॉस। और सीजीएस सिस्टम और अगर इसके बीच में टेस्ला के बीच में अगर डिफिनेशन ले या रिलेशन ले तो 1 गॉस इज इक्वल टू होता है 10⁴ टेस्ला। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में इस सवाल पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो मैग्नेटिक फील्ड्स के प्रॉपर्टीज में है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी इज द वेक्टर क्वांटिटी लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई। दैट मीन्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इट हैज़ 3 डायमेंशनल दैट इज स्पेस रिलेवेंट टू लाइक वेक्टर ई, मतलब ये 3 डायमेंशनल होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। अगर वेक्टर बी कह रहे हैं तो वेक्टर बी का हमारा एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा, जेड कंपोनेंट भी होगा। जनरली हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी एक्स बी वाई और बी जेड से डिनोट करते हैं। इट हैज़ टाइम डिपेंडेंट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स ये टाइम पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड बी डिपेंड्स अपॉन परमियाबिलिटी म्यू वेल एस ई डिपेंड्स अपॉन द परमिटिविटी एप्सिलम और मटेरियल। तो परमियाबिलिटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे कि परमियाबिलिटी क्या होता है। परमिटिविटी इलेक्ट्रोस्टैट्स के चैप्टर में हमारा है। मोर देन वन मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एडेड वेक्टोरिकली गिव द रिजल्टेंट फील्ड। तो जैसे हम लोग वेक्टर्स को वेक्टर से ऐड करते हैं, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को भी वेक्टर के फॉर्म में ऐड किया जा सकता है। एंड इट ऑल्सो ओबेज द सुपर पोजिशन थ्योरम। दैट मीन्स दो या दो से अधिक वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है या उसको फॉलो करता है। नेक्स्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे ही हम लोग आते हैं। सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ
vector b of many sources at a point is the vector sum of magnetic field individual vector field। जिसमें अगर इंडिविजुअल वेक्टर फील्ड है हमारा b1 b2 b3 सो ऑन, सो टोटल फील्ड जो होगा वो सभी के अलजेब्राइक सम के बराबर होगा। ये जो है टोटल अलजेब्राइक सम के बराबर होगा। द कन्वेंशनल साइन फॉर मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है तो उसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और एंड नॉर्मल टू इट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। अनदर वर्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर या जो अंदर की ओर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की ओर जा रहा है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये है हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट, बाहर की ओर निकल रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड गोइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स एक ऐसा क्वांटिटी है, जैसे वेक्टर फ्लक्स हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे, उस तरह से वेक्टर फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स जो होता है किसी पर्टिकुलर एरिया से कितने नंबर ऑफ वेक्टर लाइंस पास कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक वेक्टर। किसी वेक्टर का अगर हम फ्लक्स लेते हैं तो उस, अगर इसका एरिया ds है और ये वेक्टर a है, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है इस पर्टिकुलर समथिंग एरिया के साथ, इसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं। सो मैग्नेटिक में भी वही, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स में भी वही डेफिनेशन है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू एनी सरफेस, एंड इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू और कटिंग दैट सरफेस। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन है। सो मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर स्मॉल एरिया है सरफेस, जिसमें एरिया है कैपिटल ए का। एन कैप जो है एक यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है नॉर्मल टू द सरफेस, और थीटा इज द एंगल बिटवीन एन कैप एंड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स का भी डिफिनेशन देखे थे कि जो वेक्टर होगा एरिया के साथ जो डॉट प्रोडक्ट लगाएगा, तो बी के साथ ए का डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला में जाते हैं ये डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ए मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ ए एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। सो बी ए कॉस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी कॉस थीटा इंटू ए। बी कॉस थीटा तो हमारा दो, हम लोग वेक्टर्स का दो कंपोनेंट लेते हैं, एक एक्स एक्सिस का कंपोनेंट और एक वाई एक्सिस कंपोनेंट। तो अगर इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स में तो बी कॉस थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं बी साइन थीटा। ये अगर हमारा वेक्टर बी है, इसको रिजॉल्व, अगर किसी वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व करते हैं तो उस केस में हमारा बी कॉस थीटा जो कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द सरफेस एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, हम लोग बी एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सो ये जैसे यहाँ पे वेक्टर बी है, ये यहाँ बी साइन थीटा है, ये बी क्योंकि नॉर्मल है इसलिए हम लोग ने इसको इधर लिखा है। इसको अगर उलट दें फिगर को तो बी कॉस थीटा यहाँ नॉर्मल कंपोनेंट है, तो बी कॉस थीटा यहाँ बी साइन थीटा। सो ये बी एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर ए गिवन सरफेस इज द डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द सरफेस एंड द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे है। अलग अलग फॉर्म में अलग अलग डेफिनेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ सोर्स एंड द मैग्नेटिक फील्ड क्या है। सो इफ द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज पास थ्रू द कार्डबोर्ड having iron fillings spread over it, then the iron fillings arrange themselves in the concentric circles around the wire. Circle formed by the iron fillings are very close to one another near the current carrying conductor, but these circles spread out away from the conductor. So एक देखा गया एक्सपेरिमेंट करके कि एक कार्डबोर्ड लिया गया और उसमें आयरन फिलिंग्स, आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे फेंक दिया गया, छोड़ दिया गया। तो और फिर बीच में से अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को पास किया गया, क्रॉस है मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, अभी हम लोगों ने बताया कि क्रॉस है इसका मतलब क्या है, वो नीचे की ओर जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और डॉट जो है करंट फ्लोइंग आउटवर्ड के लिए है, तो क्रॉस है यहाँ पे अंदर की ओर जा रहा है। तो देखा गया कि आयरन फीलिंग्स मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसके चारों, जब तक करंट फ्लो होता है तब तक चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो आयरन फीलिंग अपने आप को अरेंज कर लेंगे और ये क्या बनाएंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे, और जैसे जैसे ये दूरी बढ़ता जाएगा एक सर्कल्स जो है स्प्रेड आउट होते जाएंगे और धीरे धीरे जाके काफ़ी दूर दूर के हो जाएंगे। ठीक है, शुरू में काफ़ी कंसंट्रेट रहेंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, और जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का जो
मैग्नीट्यूड है वो घटते जाएगा, जिसके चलते उसका कंसेंट्रिक सर्कल्स जो है वो काफ़ी धीरे धीरे स्प्रेड आउट होके धीरे धीरे कम होते जाएंगे. So thus the magnetic field around the current carrying straight conductor consists of concentric circles of magnetic fields lines lying in a plane which is a right angle to the current carrying conductor. मतलब उस पे क्या होता है, right angles होते हैं. ठीक है, इस तरह से ये एरो के साइन में होते हैं. कंडक्टर एड्स इज ए सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. जो कंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर के फॉर्म में यूज होता है. एंड दीज लाइंस आर क्राउडेड नियर द कंडक्टर. क्राउडेड मतलब जैसे हमने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सामने में काफ़ी क्राउडेड होगा, मतलब काफ़ी उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है इसलिए क्राउडेड होंगे. एंड बिकम फादर अपार्ट एज द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इंडिकेट. दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है. ये हमारा फिनोमेना यहाँ पे बताता है. दिस इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड नियर द कंडक्टर इज स्ट्रॉन्गर and becomes weaker as the distance from the conductor increases. The direction of the magnetic field at any point is along the tangent to the magnetic. मतलब किसी भी डाय में हमको अगर उसका डायरेक्शन फ्लो करना है, फाइंड करना है, तो उसमें हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो उस सरफेस को या उस एरिया को या उस सर्कल को, क्योंकि यहाँ सर्कल का बात कर रहे हैं, तो सर्कल को एक पर्टिकुलर एक ही पॉइंट पे टच करता है. ये टेंजेंट हुआ. टेंजेंट पे जो लाइन परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं. ये तो हम लोग मैथ्स के डिफिनेशन से ही जानते हैं. नाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबसे पहले मैक्सवेल्स ने डिराइव किया. मैक्सवेल्स के कॉर्क स्क्रू रूल से, जिसको हम लोग राइट हैंडेड स्क्रू रूल भी कहते हैं. सो ये कहता है कि इफ फॉरवर्ड मोशन ऑफ ए, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर, इमेजिनरी राइट हैंडेड स्क्रू को अगर is in the direction of current through the linear conductor, then the direction of rotation of the screw give the direction of magnetic field lines force around the conductor. मतलब ये कंडक्टर है जो करंट फ्लो हो रहा है, और स्क्रू को अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो जिस डायरेक्शन में स्क्रू मूव हो रहा है वो, तो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो यही हमारा क्या, जैसे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से हम इसको मूव कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिस जगह पे हम लोग यूज करेंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को ये फ्लो करेगा, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को भी शो करेगा. नेक्स्ट इज, सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट हैंड थंब रूल. तो राइट हैंड थंब रूल जानते हैं कि अगर राइट हैंड से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें इस तरह से, अगर हम मैंने इमेजनरी पकड़ना नहीं है, सही सही, तो करंट तो है तो हम लोग को ये सिर्फ इमेजिन करना है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसको अगर हम राइट हैंड से पकड़ रहे हैं, तो हमारा थंब इस तरह से हो कि थंब जो है करंट के डायरेक्शन को शो करे. तो जिस डायरेक्शन में हमारा सर्कल हुआ है हमारा फिंगर्स और बाकी चारों फिंगर्स, वही फिंगर का जैसे ये फिंगर्स हमारा इस डायरेक्शन में सर्कल हुआ है ना, तो ये डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा. तो वही है, इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन टू बी हेल्ड इन द राइट, इमेजिन है राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द टिप्स ऑफ द कर्ल्ड फिंगर, जिधर हमारा फिंगर कर्ल हुआ है, encircling the conductor will give the direction of the magnetic field lines. ये है हमारा डायरेक्शन फाइंड करने का दो मेथड, एक है मैक्सवेल्स का कॉर्क स्क्रू रूल और एक है मैं राइट हैंड थंब रूल. जनरली हमारा इंपॉर्टेंट हमारा है यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल. नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं लॉरेंस फोर्स में, जो हमारा आज का लास्ट है, क्योंकि इसके बाद हम लॉरेंस फोर्स को और डिफाइन करेंगे. सो लॉरेंस फोर्स क्या है? व्हेन ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q moves in a region where both इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट. मतलब चार्ज पार्टिकल ऑब्वियसली तो है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा. सो इट एक्सपीरियंस है दोनों के कॉम्बिनेशन से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कॉम्बिनेशन से एक फोर्स प्रोड्यूस होता है. इस फोर्स को हम लोग कहते हैं लॉरेंस फोर्स. एंड दैट लॉरेंस फोर्स इज डिनोटेड इज द समेशन ऑफ the force on charge due to electric field and force on the charge due to magnetic field. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के कॉम्बिनेशन से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है
उसको हम लोग लॉरेंस फोर्स कहते हैं। एंड दैट लॉरेंस फोर्स, अगर हम लोग एफ ई जो है फोर्स ऑन द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, एफ एम जो है मैग्नेटिक फील्ड के चलते फोर्स है, सो टोटल जो लॉरेंस फोर्स होगा वो एफ ई प्लस एफ एम होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉरेंस फोर्स को आगे बढ़ेंगे और डिफरेंस और डिफिनेशंस के बारे में हम लोग देखेंगे, और बायोट सावर्ट लॉ जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पहला मैग्नेटिज्म का थ्योरम जो आप कह सकते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये नोट्स यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, और इसके साथ में जो वीडियोस रहेगा उसके साथ में गूगल ड्राइव का एक लिंक रहेगा, वहाँ से भी इस नोट्स को वहाँ पे देखा जा सकता है, उसको एक बार पर्पस के लिए अपने रिवाइज करने के लिए वहाँ पे इसको देखा जा सकता है।